जैसे ही हेडक्वार्टर में लगी घंटी पर 3 बार जर पड़ी, हम धड़कते दिलों के साथ उठे। मंसूबे के मुताबिक अपने शिकार की राइफल जसवंत ने कंधे से लटका रखी थी और उसका लंबा फौजी कोट मैंने पहन रखा था। मैंने कोट के कॉलर खड़े कर लिए थे। ये कोट हरगिज मुझे फिट नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह गुजारा तो करना ही था। उस वक्त गेट तक पहुंचने वाले शायद हम दोनों सबसे पहले इंसान थे। मेन गेट के सामने लगा बैरियर झुका हुआ था। एक कोने पर लकड़ी से बनी चेक पोस्ट के बाहर 2 सिपाही कंधों से राइफलें लटकाए खड़े थे। बैरियर के आगे एक फौजी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट में जो कुछ भी हम चाहते थे कर गुजरना था। उसके बाद हमारे लिए कोई चांस बाकी नहीं बचता था, क्योंकि किसी लम्हे गेट पर नए पहरेदारों की आमद मुतवक्के थी। मैं आगे था और जसवंत मेरे पीछे। हम दोनों ने चाहा कि तेजी से बाहर निकल जाएं। ए ठहरो। अचानक सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बिलाखिर फंस ही गए। ये सोचता हुआ मैं वापस मुड़ा तो मेरे कानों में जसवंत की आवाज गूंजी, हैंड्स अप। उसने अपनी राइफल दोनों की तरफ तान रखी थी। फौरन मेरा पिस्तौल भी जेब से निकल आया। दोनों ने हड़बड़ा कर हाथ उठा दिए। मूव, जसवंत ने तहक्कुमाना लहजे में राइफल की नाली से इशारा करते हुए कहा। वो दोनों हक्के बक्के अपनी जगह से आगे बढ़ गए। उनके तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि पाकिस्तानी कमांडोज यहाँ भी आ जाएंगे। दूसरी तरफ घूमो। जसवंत का अगला हुक्म सुनते ही उन्होंने अपने मुंह हाथ ऊपर किए हुए उस लकड़ी की बनी हुई पोस्ट की तरफ कर लिए। हमने उन्हें एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी थी। जसवंत ने अपनी राइफल और मैंने पिस्तौल का दस्ता आजमाया। एक ही जर्ब से वो तनावर दरख्तों की तरह कट कर जमीन पर आ रहे। हम दोनों तेजी से मोटरसाइकिल की तरफ लपके और मोटरसाइकिल को भगाना शुरू कर दिया। चंद गज भगाने के बाद हम उसे स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। मैं छलांग लगाकर जसवंत के पीछे बैठ गया। राइफल अभी तक उसके कंधे से लटक रही थी, लेकिन हमारे लिए फिलहाल कारआमद नहीं थी। मैंने अपना पिस्तौल अलबत्ता फायरिंग पोजीशन में जरूर कर लिया था। अभी बमुश्किल जसवंत ने पहला ही गियर बदला था कि सामने से 2 फौजी आते दिखाई दिए। ये लोग गालिबन पुराने पहरेदारों की जगह लेने आए थे। उसके साथ ही हमारे पीछे गोली चलने की आवाज आई। चेक पोस्ट पर पहुंचने वालों ने बेहोश पहरेदारों को देखते ही हम पर गोली चला दी थी। इससे पहले के सामने से आने वाले लोग सूरत हाल समझ पाएं, जसवंत ने मोटरसाइकिल का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और जब तक वो संभल कर दोबारा फायरिंग की पोजीशन में आते, हम उनकी दस्तरस से दूर जा चुके थे। हमारे पीछे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, लेकिन जसवंत तमाम हालात से लापरवाह, इंतहाई खतरनाक ड्राइविंग का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल को भगाए लिए जा रहा था। उस वक्त हम दोनों वाकई किसी अंग्रेजी फिल्म के किरदार दिखाई दे रहे थे। जब हम पक्की सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़े, जो ऐसी नाजुक सूरत हाल के पेश नजर हमने पहले से मुंतखब कर रखा था, तो मिलिट्री जीप पर लगे सायरन की मखसूस आवाज हमें दूर से आती सुनाई देने लगी। ये कच्चा रास्ता नहर पर जाता था और किसी के गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हम नहर में डूबने के लिए चले आए हैं, इसलिए किसी के उस तरफ आने के इम्कानात कम ही दिखाई दिए थे। मोटरसाइकिल पर जसवंत को मुकम्मल कंट्रोल था। उसने रफ्तार अब खासी कम कर दी थी और हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। कीचड़ में मोटरसाइकिल चलाना कोई खाला जी का खेल नहीं था, लेकिन जसवंत की महारत हर जगह काम आई और हम नहर के किनारे तक जा पहुंचे। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके मुझसे कोई बात किए बगैर बंदरों की तरह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक दरख्त पर जा चढ़ा। गालिबन उसने भी ताकुब में आने वाली जीप की आवाज सुन ली थी। हम सड़क से 2-2.5 फरलांग दूर थे। करीबन 2 मिनट के बाद ही वो नीचे उतरा और शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर मुझसे लिपट गया। उसने बेसाख्ता कहा, ये बला तो टली। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। हमें इल्म था कि सिर्फ चंद मिनट की मोहलत थी, क्योंकि ये जीप जो हमारे पीछे आई थी वो तो हंगामी तौर पर तैयार शुदा जीप थी, जो अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए स्टैंड बाय रहती है। उसके पीछे यकीनन और लोग भी आएंगे जो इस इलाके में फौरन बिखर कर हमें ढूंढना शुरू कर देंगे। हम मोटरसाइकिल धकेलते हुए नहर के किनारे तक ले आए थे। फिर भारतीय फौज की मनहूस वर्दी से निजात हासिल की, जिसके नीचे हमने अपने प्राइवेट कपड़े पहन रखे थे। जसवंत के कपड़ों में नायलॉन का एक थैला बरामद हुआ। हमने बड़ी फुर्ती से चोरी करदा कागजात और अपने कपड़े जूतियों समेत उसमें ठूंस दिए। थैले का मुंह नायलॉन की एक बारीक डोरी से कसकर बांध दिया और उसी डोरी की मदद से मैंने ये थैला अपनी पीठ पर बांध लिया। भारतीय फौजी वर्दियां एक गठरी की सूरत में मोटरसाइकिल से बांधी और उन्हें मोटरसाइकिल समेत नहर में गर्क कर दिया। मोटरसाइकिल के गिरने से छन्नाके की एक आवाज गूंजी और फिर खामोशी छा गई। उसके बाद हम दोनों भी नहर में कूद गए और पानी के साथ बहते दूसरे किनारे पर बहुत दूर निकल गए। करीबन 20-25 मिनट के बाद जब हम दूसरे किनारे पर बाहर निकले तो महावरतन ही नहीं, हकीकत में हमारी कुल्फी जम चुकी थी। गीले कपड़ों से निजात हासिल की और थैले में से कपड़े निकाल कर पहन लिए। अपने जिस्म को गर्म करने के लिए हम दोनों ने करीबन 5 मिनट तक उल्टी सीधी वर्जिशें की। उस इलाके के लिए हम बिल्कुल अजनबी थे और अपनी तरबियत के मुताबिक अब हमें अलग अलग समतों में सफर करना चाहिए था। हमने मौत की शाहरा पर एक दूसरे के संग संग सफर किया था। अब जिंदगी की नवीद मिली थी तो कैसे जुदा होते। यहाँ भी वही जालिम पहल कर गया। करीबन 1 मील तक सफर करने के बाद जब हमें इर्द गिर्द के खेतों में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई देने लगी तो वो एक जगह रुक गया। ये जुदा होने का सिग्नल था।
इतने प्यारे और बहादुर साथी से जुदा होने को जीना चाहता था। मैंने करीबन रिंधे हुए गले से कहा, सीनियर होना, यहाँ भी नंबर ले जाओगे। जसवंत खामोश रहा, शायद अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर बेख्तियार आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं के मोती झिलमिला रहे थे। अलग होते हुए मेरे दोनों कंधे उसने थपथपाए और खुदा हाफिज कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हम दोनों मुखालिफ समतों में चल दिए। काफी देर बाद जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा दोस्त खेतों के वसी सिलसिले में गायब हो चुका था। बड़े बोझल दिल से मैं उससे अलग हुआ था, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। सूरज निकल रहा था और लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो चुकी थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की पगडंडियां फलांगता अनदेखी मंजिल की तरफ गामजन था। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर मैंने किसी भी सड़क का रास्ता दरियाफ्त न किया और तन बतकदीर चलता रहा। करीबन 2.5 घंटे तक टामक टोया मारने के बाद मुझे सड़क की सूरत दिखाई दी। इस दौरान न जाने कितने देहात, मंदिर, गुरुद्वारे और लोग मुझे मिले थे, लेकिन मैं उन सब से कन्नी कतरा कर गुजर गया था। सारी रात जिस आसाब शिकन माहौल में कटी थी और जिस सूरत हाल से मैं दो चार होकर यहाँ पहुंचा था, इन हालात में मेरी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना किसी मौजज़े से कम नहीं था। सड़क पर पहुंचकर मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया था। यहाँ संगे मील दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अंदाजा हो सकता कि ये सड़क कहाँ से आती है और किस तरफ जा रही है। मैंने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर एक किनारे पर लगा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर उंगली के इशारे से एक रास्ते की निशानदेही की गई थी और उस गांव का नाम लिखा हुआ था। उससे आगे बाएं तरफ भी एक ऐसा ही बोर्ड नजर आया। कुछ और आगे पहुंचा तो गौहर मकसूद भी हाथ आ गया। ये लुधियाना की एक ज़ेली सड़क थी जो आगे जाकर जीटी रोड से मिल जाती थी। एक जगह सड़क के किनारे बना हुआ एक लोहे का शेड सा था, जिसका मतलब था कि ये बस स्टॉप है। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक छकड़ा सा दूर से आता दिखाई दिया। करीब आने पर मालूम हुआ कि ये बस है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उस बस नुमा छकड़े में सवार हो गया, जिसमें पहले ही से नजदीकी देहात के लोग भेड़ बकरियों की तरह ठुसे हुए थे। मेरे सवार होने पर हस्बे रिवायत पहले से फंसे लोगों ने 2-4 गालियां बस वालों को दी और 2-4 कलिमात खैर मेरे हक में कहे और बस चल दी। आधे घंटे बाद करीबन पसलियों को शिकंजे से निकालने के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। ये एक कस्बाती बस स्टैंड था जहाँ से बसें मोगा वगैरह के लिए जाती थी। सामने मोगा की बस तैयार थी। मैं उसमें सवार होकर मोगा की तरफ चल दिया। दोपहर के करीब मोगा पहुंचा, एक होटल में डटकर खाना खाया और वहीं एक मकामी सिनेमा में जा घुसा। सरे शाम मुझे जसवंत के महफूज हाथों तक पहुंचने का सिग्नल मौसूल हुआ तो बेख्तियार मेरा दिल तशक्कुर के जज्बात से भर आया। अल्लाह ताला के खुसूसी रहम करम से ही ये मुहिम सर हुई थी। मुसर्रत भरे दिल के साथ मैं यहाँ से आज़िम लुधियाना हुआ और सूरज ढलते ही वहाँ जा पहुंचा। प्रकाश किसी काम से गया हुआ था। मैं सीधा ऊपर कमरे में चला गया। शायद ही किसी ने मुझे देखा होगा। यहाँ एक ट्रंक में से धुले हुए अपने कपड़े निकाल कर पहने। प्रकाश के आने से पहले उसके सामान से शेव बनाई। फिर एक लड़के को बुलाकर करीबी होटल से चाय लाने को कहा और खुद चारपाई पर ढेर हो गया। प्रकाश सुदर्शना के साथ फिल्म देखने गया हुआ था। उसकी वापसी रात 10 बजे के करीब हुई। इस दौरान में मैं शानदार नींद से लुत्फानंदोज हो चुका था और खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। एक लड़के को मैंने करीबी होटल से खाना लेने भेजा। लड़के और प्रकाश की आमद एक साथ हुई थी। उसे चूंकि मेरे आने की खबर न थी, इसलिए मुझे देखकर वो हैरान रह गया। आप कब पधारे महाराज? मैंने कहा, तुम्हें आवारागर्दी से फुर्सत मिले तो जानो। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, मैं आवारागर्दी करने नहीं, फिल्म देखने गया था। खाना हम दोनों ने इकट्ठे ही खाया। फिर प्रकाश तो लंबी तान कर सो रहा, जबकि मैंने वो रात करवटें बदलते गुजार दी। जब से मैंने फिल्म जुए बांग्लादेश देखी थी, एक बेकली सी छाई रहती थी। कोई ताकत अंदर ही अंदर मुझे आने वाले भयानक खतरे का एहसास दिलाती रहती। भारत की चरित्रबाजियों का नजदीक से मुशाहिदा करने के बाद और अपनी कौम की भोली जहनियत को मद्देनजर रखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि चाणक्य के चेलों की खबासत रंग ला रही है और जो जहर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बड़े मुनज्जम तरीक से भोले भाले बंगालियों के दिलो दिमाग में उतर रहा था, उसके दूर रस नताइज जरूर बरामद होंगे। भारतीय अखबारात में रोजाना पाकिस्तानी फौज के मुताल्लिक मन घड़त कहानियां शाया होने लगी थी। न जाने ये लोग कहां कहां से अजीब अजीब किस्म की तस्वीर ले आए थे, जिनको पाकिस्तान की बर्बरियत का शिकार जाहिर करके दिन रात प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। आकाशवाणी के किसी न किसी स्टेशन से हर रोज कोई न कोई शरणार्थी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता सुनाई देता। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियां कि इस्लाम दुश्मनी जिनकी घुट्टी में पड़ी थी, ऐसी बातों की मुंतजिर रहती थी और बगैर किसी तस्दीक के वही खबर अगले रोज उनके हवाले से पढ़ने सुनने को मिल जाती। काश हमारे सिफारतकारों ने उस दौरे पुर आशोब में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया होता और वक्त की आंधियों का रुख पहचान लेते। अगले रोज अलसुब मैं और प्रकाश लुधियाना जेल जाने की तैयारियों में लग गए, क्योंकि आज बाबूजी से मुलाकात का दिन था। सुबह जल्द ही माताजी और मौसी जी पूनम और पिंटू के साथ आ गई
थी। उन्होंने बाबूजी के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था। जेल में बाबूजी से मुलाकात अलहदगी में हुई। इस सिलसिले में हमने पहले ही से जेल हुक्काम की मुट्ठी गर्म कर दी थी और उन्होंने भी पूरा हक नमक अदा किया। बाबूजी हमें बड़े अच्छे मूड में मिले। वो हशाश बशाश नजर आ रहे थे। घर वालों ने मेरी मसाई से उन्हें आगाह किया तो उनकी हालत दीदनी थी। उन्होंने अलहदगी में मुझसे बातें की तो मैंने उन्हें मनोहर सिंह की मुलाकात से आगाह किया और ये भी बता दिया कि मैं उनके म्यार पर पूरा उतरा हूँ। वो बोले, प्रकाश बेटे, इस सिलसिले में मुझे न जाने क्यों एक खलिश सी रहती है। कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने मिशन की अजीम खिदमत की है जो उन्हें तुम जैसा कारकुन सौंपा है, लेकिन जब पूनम का ख्याल आता है तो वो खामोश हो गए। मैंने उनसे कहा, आप सिर्फ तहरीक की कामयाबी के बाद के समरात सोचा कीजिए। बाबूजी, अगर आप न मिलते तो क्या मैं नक्सल बाड़ी न बनता? बस आपका बहाना बनना था सो बन गया। बूढ़े कम्युनिस्ट ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझे सीने से लगा लिया। बाबूजी की जबानी इल्म हुआ कि जिस बात का उन्हें शक था उस बात से खैरियत ही गुजरी है और उनकी इतलात भी यही है कि उन्हें नक्सल बाड़ी होने के शुबे में नजरबंद किया गया है, पुलिस कप्तान के कत्ल के सिलसिले में नहीं। बाबूजी की तरह मुझे भी इस बात का यकीन था कि हुकूमत की कोई एजेंसी भी उनके खिलाफ नक्सल बाड़ी होने का सबूत हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि बाबूजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुमकिन है मुझे अब कलकत्ता उनके हेडक्वार्टर में तरबियत हासिल करने जाना पड़े। इस सिलसिले में पेशबंदी के तौर पर उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि चंद रोज तक मुमकिन है प्रकाश को उनके किसी खास काम से कलकत्ते जाना पड़े, ताकि घर वालों को मेरे अचानक इस तरह कलकत्ते जाने पर शक न गुजरे। मुलाकात के लिए उमूमन 1 घंटे का वक्त मिलता है, लेकिन हमने 3-4 घंटे बाबूजी के साथ गुजारे और उनकी नेक तमन्नाएं लेकर रुखसत हुए। प्रकाश को मैंने घर वालों के साथ रायकोट भेज दिया और खुद लुधियाना रह गया। असल में मैं अपने लोगों के साथ मिलकर कलकत्ते के सिलसिले में अगला प्रोग्राम तय करना चाहता था, क्योंकि खाली हाथ बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। मुझे तो काम करना था, नक्सल बाड़ियों की आड़ में ही सही। कलकत्ते के मुमकिना दौरे के पेश नजर मुझे वहां से मुताल्लिक कुछ मिशन सौंपे गए और वहां के दोस्तों को भी मेरे मुताल्लिक इत्तलात भेज दी गई। अपने काम से निमट कर करीबन शाम के वक्त जब मैं कारखाने पहुंचा तो एक पैगाम मेरा मुंतजिर था। एक मुलाजिम ने इत्तला दी, बाबूजी एक साहब आए थे, आपका इंतजार करते रहे, फिर ये रुक्का दे गए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ये मेरे नए दोस्तों का पैगाम था। उन्होंने अगले रोज फिर इसी होटल में आने के लिए कहा था। अगले रोज सबसे पहले पूनम से मुलाकात हुई जो रायकोट से सीधी यहीं चली आई थी। खैरियत? मैंने उसके कपड़ों पर नजर डालते हुए पूछा। उसने कॉलेज की मखसूस वर्दी की बजाय प्राइवेट कपड़े जेबतन कर रखे थे। पूनम ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और मेरे करीब ही बैठ गई। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, इरादे खतरनाक ही दिखाई देते हैं। बोली, आपसे ज्यादा नहीं। मैं पूनम की इस बात से चौंका। ये बैठे बिठाए तुम्हें कलकत्ता जाने की क्या सूझी? मैंने लापरवाही से कहा, अच्छा तो यूं कहो ना, बाबूजी का काम था कुछ। बोली, प्रकाश बाबू, आपको मुझ पर विश्वास नहीं क्या? उसका लहजा बड़ा गंभीर था। मैंने कहा, पूनम ये बात तुम कह रही हो, तुम जो मेरा अंतिम विश्वास हो। प्रकाश बाबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे इल्म है बाबूजी किसके लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं आज से नहीं पिछले 5 साल से जानती हूँ। उसने बड़े एतमाद से बात की और मेरा दिल फिर से जोर से धड़का। मैंने कहा, मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझा। मैंने अपनी तरफ से चालाकी का मुजाहरा किया। वो बोली, प्रकाश बाबू, आप सब कुछ जानते हैं। ये ठीक है कि बाबूजी आप पर विश्वास करते हैं। उन्होंने आपको कलकत्ता में अपने नक्सल हेड दोस्तों से मुलाकात करने को कहा है। मुझे सिर्फ एक विनती करनी है कि आप कहीं। मैंने बात काटते हुए कहा, ओ पूनम, क्या बच्चों की सी बातें करती हो? जो तुम्हारी जुल्फों का असीर हो चुका है वो और किसी के दाम में नहीं फंस सकता। ये ठीक है मैं बाबूजी के काम से ही जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात कतन नहीं कि मैं खुद नक्सल बाड़ी बन जाऊंगा। और हाँ, जिस राज को 5 साल से तुमने अपने सीने में छुपा कर रखा है उसे हमेशा राज ही रखना। इसी में हम सब की सलामती है। पूनम खामोश होकर खिड़की से बाहर खला में कुछ ढूंढने लगी। शायद आने वाले वक्त से मुताल्लिक कुछ अंदाजा कायम कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा, पूनम, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। विश्वास रखो, मैं जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। कैसा खतरनाक खेल तकदीर खेल रही थी मेरे साथ। दोपहर तक हम इकट्ठे रहे। एक होटल से हमने खाना खाया और मैं पूनम को बस में सवार करके वापस उस होटल की तरफ चल दिया जहां मुझे अपने नए दोस्तों से मिलना था। अभी हमारी मुलाकात में करीबन 1 घंटा बाकी था। ये वक्त मैंने आवारागर्दी की नजर कर दिया और मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही होटल में जा बैठा। जैसे ही घड़ी की सुइयां मुकर्ररा वक्त पर पहुंची, उसके बमुश्किल 2 मिनट के बाद एक स्मार्ट सा नौजवान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। नौवारिद ने वो मखसूस निशान अपने कोट के कॉलर पर सजा रखा था जो नक्सल बाड़ी के लिए उन दिनों मखसूस था। उसने मेरे सामने कुर्सी संभालते हुए मुझसे हाथ मिलाकर कहा, अशोक।
मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया। प्रकाश। हम दोनों अपनी जगह से उठकर एक कैबिन में बैठ गए और बैरे को चाय लाने का कहकर बातों में मसरूफ हो गए। वो बोला, मिस्टर प्रकाश, मुझे आपके साथ कलकत्ते जाना है, जहां हमारे दोस्त आपका खैर मकदम करेंगे। आपको कम से कम 1 माह तक कयाम करना होगा ताकि आप बुनियादी तरबियत हासिल कर सकें। उसके बाद आप पंजाब में वापस आएंगे और आपको अजीम इनकलाब के लिए काम करना होगा। मुमकिन है आपने हमारे साथ शमूलियत का फैसला जज्बाती होकर किया हो। हम नहीं चाहते कि तस्वीर का कोई रुख आपसे पोशीदा रहे। सिर्फ एक बात याद रखिए कि एक दफा नक्सलबाड़ी हो जाने के बाद इस मुल्क में आजादी का सांस लेना आपके लिए नामुमकिन है। या तो सिक्योरिटी वाले आपको किसी न किसी बहाने से मार डालेंगे या फिर सारी उम्र गलने सड़ने के लिए किसी जेल में फेंक देंगे। आप परसों तक सोचिए, अच्छी तरह हालात का जायजा लीजिए। अगर उसके बाद भी आप साबित कदम रहे तो मैं दिन के 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आपका मुंतजिर रहूंगा। मुझे जवाब देने का मौका दिए बगैर उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गुड लक कहकर चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं भी उठकर बाहर निकला। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब बराह रास्त चाणक्य के इन खबीस चेलों से टकराने का मौका मिलेगा, जो पूर्वी पाकिस्तान की पवित्र धरती को अपने नापाक कदमों से रौंद रहे थे। क्योंकि मुक्ति बाहिनी के ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर कलकत्ते में वाक़ थे और मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों को उमूमन कलकत्ता और आसाम ही से कंट्रोल किया जाता था। वापसी में रायकोट ही चला आया। इत्तेफाक से सालिग्राम भी छुट्टी लेकर आया हुआ था। मैंने घर वालों को बताया कि परसों मुझे कलकत्ते जाना होगा, मुमकिन है वहाँ कुछ दिन लग जाएं। बड़े मुश्किल से उन्हें मुतमईन कर सका क्योंकि घर का कोई फर्द मुझे कलकत्ते जाने की इजाजत देने पर तैयार नहीं था। पूनम को मैंने बड़ी रद्दोकद के बाद इस बात का यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ बाबूजी को इस चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनके मुतालिक ज्यादातर शवाहिद हुकूमत कलकत्ता से हासिल करेगी और हमारी कोताही की वजह से अगर भगवान न करे उन पर नक्सल हेड होने का इल्जाम साबित हो गया तो फिर उनकी सारी जिंदगी जेल की नजर हो जाएगी। पूनम को मैंने वचन दिया था कि मैं कभी नक्सलबाड़ियों का आलायकार नहीं बनूंगा। खुदा खुदा करके सब लोग राजी हुए। मैंने प्रकाश को बताया कि कलकत्ते में बिजनेस मिलने की भी उम्मीद है। उसने उखड़े लहजे में जवाब दिया, जहन्नम में गया बिजनेस और कलकत्ता। असल में उस घर के मकीनों को मुझसे ऐसा लगाव हो गया था कि मेरे जाने के बाद वो घर में शायद एक खला सा महसूस करने लगते। एक सालिग्राम ऐसा था जिसे मैंने इशारे कनाए से हालात की संगीनी का एहसास दिलाकर अपनी हिमायत पर राजी किया था और जब घर वालों ने मेरे जाने के हक में फैसला दे दिया तो प्रकाश नाराज होकर रायकोट चला आया। मैंने भी फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। रात को पूनम और मैं काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने तो अब कुदरत की सितम जरीफी के आगे हथियार डाल दिए और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था, लेकिन एक फांसी कहीं अटक कर रह जाती जब मैं ये सोचता कि मेरी दायमी जुदाई को ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब मैंने इस खेल का आगाज किया था तो मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई थी कि हालात इतने संजीदा हो जाएंगे। सुबह मैं रायकोट से लुधियाना चला गया। बड़ी मुश्किल से प्रकाश को समझा बुझा कर राजी किया और साथ ही वादा भी कर लिया कि मैं बहर सूरत 10-15 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। मुझे इल्म था कि स्टेशन तक ये लोग जरूर मेरे साथ चलेंगे, इसलिए पहले ही अपने दोस्तों को आगाह कर दिया ताकि ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से वो खातिर खा बंदोबस्त कर लें। शाम को फिर वापस रायकोट आ गया। अगले दिन अलसुब मैं और पूनम घर से निकल गए। मुझे लुधियाने से ट्रेन पर सवार होना था। सुदर्शना, जिसे प्रकाश ने मेरी कलकत्ता यात्रा से आगाह कर दिया था, सुबह ही से मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। तीनों मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आए। तीनों की हालत दीदनी थी, खुसूसन पूनम तो रूहानसी हो रही थी। खुदा खुदा करके ट्रेन आई। पहले से मखसूस बर्थ पर सामान रख कर मैं नीचे आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद वो लोग मुझे आंसू भरी मुस्कुराहटों से अलविदा कर रहे थे। ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। मैं अपने बर्थ पर पहुंचा जहां अशोक मेरा मुंतजिर था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।